नमस्कार, मैं डॉक्टर छाया सोनी, सहायक आचार्य, शिक्षा संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। स्वयं पाठ्यक्रम हिंदी भाषा एवं अध्यापन विधा के मॉड्यूल शीर्षक हिंदी भाषा शिक्षण की विभिन्न विधाएं एवं उनका शिक्षण भाग 1 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के जो व्याख्यान का शीर्षक है वो गद्य शिक्षण की प्रणालियाँ एवं सोपान। इसके अंतर्गत हम लोग इस व्याख्यान में गद्य शिक्षण की प्रणालियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन-कौन सी प्रणाली है जिसके माध्यम से गद्य शिक्षण किया जा सकता है और अपने विद्यार्थियों को गद्य पढ़ने में हम रुचि विकसित कर सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं और गद्य शिक्षण करने के सोपान कौन से सोपानों के माध्यम से इस गद्य शिक्षण को एक उचित दिशा की ओर हम ले जा सकते हैं। तो सबसे पहली प्रणाली है अर्थबोध प्रणाली। इसके पूर्व में हम लोगों ने गद्य शिक्षण के अंग की बात करी थी, जिसमें वाचन था और विश्लेषण था। उसके अंतर्गत भी हम लोगों ने कुछ विधियों की बात करी है, लेकिन अब यहाँ पर विश्लेषण पर आधारित कुछ विधियाँ हैं जिसका प्रयोग हम लोग गद्य को सिखाने के लिए करते हैं। तो पहली प्रणाली है अर्थबोध प्रणाली। अर्थबोध प्रणाली गद्य शिक्षण की एक प्रभावशाली पद्धति है जिसमें शिक्षक पाठ का वाचन करते हुए उसके भावार्थ और कठिन शब्दों का साथ साथ स्पष्टीकरण करता है ताकि विद्यार्थी पाठ को पढ़ते ही उसका अर्थ समझ सके। यह प्रणाली विशेष रूप से प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इस स्तर पर उनके लिए पाठ को आत्मसात करना तभी संभव होता है जब वे उसके अर्थ को तुरंत समझ सकें। अर्थात अर्थबोध, जो पढ़ाया जा रहा है, जो पाठ पढ़ाया जा रहा है, उसको पढ़ाते समय, उसका वाचन करते समय शिक्षक जो है वो भावार्थ को या जो कठिन शब्द आ रहे हैं उनको स्पष्ट करता है। साथ ही साथ मतलब प्रत्येक वाक्य के साथ जो शब्द कठिन है उनके अर्थ को स्पष्ट करता है, उनके भाव को स्पष्ट करता है, जिससे कि साथ ही साथ स्पष्ट करने से विद्यार्थियों में तुरंत उस वाक्यों को समझने की क्षमता विकसित हो जाती है। वो समझ पाते हैं और उसके अर्थ को ग्रहण कर पाते हैं। इसी कारण से ये प्रणाली जो है छोटे बच्चों के लिए, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इस स्तर पर उनके लिए पाठ आत्मसात करना तभी संभव हो जाता है जबकि वो इस प्रकार से इसमें अर्थ को समझाते साथ ही साथ समझाया जाता है तो वो तुरंत अर्थ को आत्मसात करते हैं। अर्थबोध प्रणाली का उद्देश्य केवल पाठ पढ़ाना नहीं, बल्कि विद्यार्थी की भाषा समझ, शब्द ज्ञान और कल्पनाशीलता को समृद्ध करना भी होता है। केवल पढ़ाने का काम नहीं करना है, बल्कि उनकी भाषा की समझ को विकसित करना है, शब्द के ज्ञान को बढ़ाना है, शब्द भंडार को बढ़ाना है और साथ ही साथ उन शब्दों का प्रयोग करते हुए वो कल्पनाशील बने, इसका भी विकास करना है। जब विद्यार्थी वाचन के साथ ही अर्थ को ग्रहण करते हैं तो उनके भीतर रटने की प्रवृत्ति घटती है और पाठ को समझने तथा व्यक्त करने की क्षमता बढ़ती है। यह विधि शिक्षक केंद्रित मानी जाती है। फिर भी यदि शिक्षक विद्यार्थियों को बीच बीच में प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए प्रेरित करते हैं तो यह विधि संवादात्मक और सहभागिता मूलक भी बन सकती है। मतलब शिक्षक केंद्रित तो है क्योंकि जो भी शब्द आ रहे हैं, भाव आ रहे हैं, उनके अर्थ को स्पष्ट कर रहा है और विद्यार्थी उस अर्थ को आत्मसात कर रहे हैं। लेकिन आवश्यकता अनुसार वो विद्यार्थियों से प्रश्न भी पूछ सकता है और इस प्रकार से जब उनकी सहभागिता ली जाती है तो संवादात्मक भी बन जाती है और एक तरह से दोनों के बीच में एक सकारात्मक अंतःक्रिया होने से ये विद्यार्थी केंद्रित भी हो जाती है। यही कारण है कि अर्थबोध प्रणाली को गद्य शिक्षण की प्रभावी, सरल और परिणामदायी विधि के रूप में व्यापक मान्यता प्राप्त है। अर्थबोध प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं? वाचन के साथ अर्थ स्पष्ट करना पहली विशेषता है कि जब वाचन किया जा रहा है उसके साथ अर्थ स्पष्ट किया जा रहा है।
दूसरा, दृश्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। जब हम भाव को स्पष्ट करते हैं या शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करते हैं, कोई ऐसा शब्द है जो कि हमें दिखाना पुष्प शब्द है और उस शब्द के अर्थ को स्पष्ट करना है, तो पुष्प मूर्त वस्तु के रूप में सामने प्रत्यक्ष रूप से उसको दिखाया जा सकता है। सरल भाषा में व्याख्या करना और समझ में स्थायित्व, इसके माध्यम से जो समझ विकसित होती है वो स्थायित्व होती है, वो स्थायी रहती है। तो वाचन के साथ अर्थ स्पष्ट करना, पाठ पढ़ते समय ही शिक्षक कठिन शब्दों और भावों का स्पष्टीकरण करता है। दृश्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें चार्ट, चित्र, मॉडल आदि से पाठक को जो पाठ है उसको रोचक और सुबोध बनाया जाता है। सरल भाषा में व्याख्या, सरल से सरलतम भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो कि छात्रों के समझ के अनुसार होनी चाहिए, छात्र जिससे कि उसको आसानी से समझ सकें और उसके भाव को ग्रहण कर सकें। समझ में स्थायित्व एक इसकी प्रमुख विशेषता है, क्योंकि अर्थ के साथ वाचन हो रहा है। प्रत्येक जैसे शब्दों का वाचन किया जा रहा है, वाक्य का वाचन किया जा रहा है, तो अर्थ भी स्पष्ट किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जानकारी है वो लंबे समय तक स्मृति में बनी रहती है। इसका एक उदाहरण है, यदि शिक्षक पृथ्वी पर आधारित पाठ पढ़ा रहा है तो वह श्याम पट पर पृथ्वी की आकृति बनाए। छात्र को मॉडल के द्वारा पृथ्वी की गति का प्रदर्शन कर अर्थबोध कराए। ध्रुव, वृत्ताकार, घूर्णन जैसे शब्दों को चार्ट के माध्यम से स्पष्ट करें, जैसा कि इस चित्र से भी स्पष्ट हो रहा है। तो जब हम जो बता रहे हैं उसी से संबंधित चित्रों का प्रयोग कर रहे हैं और अर्थ को स्पष्ट करते जा रहे हैं, तो जो ज्ञान होगा वो अधिक स्थायित्व हो जाता है। दूसरी प्रणाली व्याख्या प्रणाली है। व्याख्या प्रणाली गद्य शिक्षण की एक अत्यंत व्यवहारिक और प्रभावशाली विधि है, जिसका प्रयोग प्रायः माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में किया जाता है। इस विधि में शिक्षक पाठ का वाचन करते हुए साथ साथ उसमें प्रयुक्त शब्दों, वाक्यांशों, भावों और विचारों की स्पष्ट और क्रमबद्ध व्याख्या करता है, ताकि विद्यार्थी पाठ को न केवल सतही रूप से पढ़ें बल्कि उसके गहन आशय को भी आत्मसात करें। इस विधि में पाठ के अर्थ को समझाने के लिए शिक्षक उदाहरण, संदर्भ, लेखक की भाषा शैली, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आदि का सहारा लेता है। अर्थात व्याख्या करना कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए ये कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। वाचन, जो शिक्षक है वो पाठ का वाचन करने के साथ साथ जो भी उसमें शब्द है, वाक्यांश आ रहे हैं, भाव और विचार आ रहे हैं, उनकी स्पष्ट और क्रमबद्ध व्याख्या भी करता है, उसको व्याख्यात्मक तरीके से समझाने का काम करता है। केवल सतही रूप से नहीं पढ़ाता है, बल्कि उसके पीछे जो गहन अर्थ छिपा हुआ है उसको भी वो बताता है और आत्मसात कराने का प्रयास करता है। इस कारण से इसमें जो भी पाठ जो शब्द छिपे हुए हैं उसका साहित्यिक पक्ष क्या है, उसकी शैली कौन सी है और उसका भावात्मक पक्ष कैसा है, उस जो वाक्य लिखा गया उसके वो किस सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति को स्पष्ट करता है, परिलक्षित करता है, ये सारी चीजों की व्याख्या जब शिक्षक करता है तो ये व्याख्या विधि के अंतर्गत आता है। पाठ के प्रत्येक खंड को पढ़कर शिक्षक उसका भाव, उद्देश्य और लेखकीय दृष्टिकोण सरल भाषा में विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करता है। इस प्रक्रिया में पाठ के जो कठिन शब्द हैं या मुहावरे हैं उनको अलग करके सूचीबद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि साथ ही साथ वो मुहावरों को, लोकोक्तियों की भी व्याख्या करते जाता है, क्योंकि वो व्याख्या के प्रभाव में ही स्वतः स्पष्ट होते जाते हैं। व्याख्या प्रणाली केवल अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा माध्यम है जो पाठ के भाषिक, भावात्मक और बौद्धिक तीनों पक्षों को विद्यार्थियों तक पहुंचाने का कार्य करती है। जब कोई शिक्षक पाठ को इस विधि से पढ़ाता है तो वह केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि विद्यार्थियों को विषय के तार्किक अनुक्रम, सौंदर्य बोध और मूल्यवत्ता से जोड़ता भी है। यही कारण है कि व्याख्या प्रणाली को गद्य शिक्षण में एक केंद्रीय और व्यापक स्तर पर प्रयुक्त विधि के रूप में माना जाता है। व्याख्या प्रणाली की विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता है
शब्दार्थ और भावार्थ दोनों का स्पष्टीकरण, शब्द का जो अर्थ है उसको भी स्पष्ट किया जा रहा है और जो भाव है वाक्यों में या अनुच्छेद में उसको भी पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जा रहा है, उसके अर्थ को बताया जा रहा है। पाठ के कठिन शब्दों को पढ़ते पढ़ते ही सरल भाषा में समझाया जाता है। लेखक की शैली और दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला जाता है। लेखक की जो भाषा शैली है, विचारधारा है और युग, किस युग से संबंधित वो विचारधारा है, किस युग में वो लिखा गया है, उन सब की व्याख्या की जाती है और उसको सारी चीजों को आपस में जोड़ करके समझाया जाता है। क्रमबद्धता और स्पष्टता भी एक इसकी प्रमुख विशेषता है कि जो पाठ है उसको तार्किक अनुक्रम में, मतलब जो रखा गया है क्रम, वो एक इस प्रकार का क्रम है कि तर्क के आधार पर उसको स्पष्ट किया जा सकता है। तो पाठ को तार्किक अनुक्रम में समझाते हुए श्रोताओं को विषय में संलग्न किया जाता है। उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है, व्याख्या करने में उदाहरणों, मुहावरों का भी प्रयोग किया जाता है। तो इससे क्या है, जो शिक्षक वास्तविक जीवन के उदाहरण देता है, प्रसंग है, संदर्भ भी देता है, उसको किसी विशेष संदर्भ से संबंधित कर देता है। तो इस प्रकार से जो व्याख्या विधि है वो ज़्यादा ही प्रभावशाली हो जाती है, क्योंकि साहित्यिक संदर्भ से भी पाठ को अर्थपूर्ण बनाया जाता है। तो विशेषता और उसका विवरण इससे स्पष्ट होता है कि ये अधिक क्रमबद्ध और स्पष्ट विधि है, उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है और शब्द और अर्थ के साथ साथ भाव के अर्थ को भी स्पष्ट करती है। इसका उदाहरण है कि प्रेमचंद्र की ईदगाह कहानी में शिक्षक हामिद के व्यवहार और भावों की व्याख्या करते हुए उसके नैतिक बल, करुणा और प्रेम भाव को स्पष्ट करता है। ईदगाह कहानी, जो कि हामिद है, एक बच्चा है और उसकी दादी है, उस पर दोनों पर आधारित है। और जिस प्रकार से जो दादी है वो उसको, हामिद को पैसा देती हैं कि मेला जाना और कुछ खा पी लेना, लेकिन हामिद के अंदर अपनी दादी के प्रति एक प्रेम का भाव है और उसके घर में चिमटा नहीं तो वो लेकर आता है। तो यहाँ पर करुणा और प्रेम भाव को स्पष्ट करता है। तपती दोपहरी जैसे शब्दों का अर्थ समझाते हुए सामाजिक स्थिति को रेखांकित करता है। लेखक की यथार्थवादी शैली और मानवता का संदेश विद्यार्थियों के सामने प्रकट करता है। अर्थात स्पष्ट है कि पूरे एक एक शब्द के अर्थ को, एक एक भाव के अर्थ को स्पष्ट किया जाता है और उसके पीछे छुपे कौन से शब्द हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से छिपे शब्द हैं, उनको भी यहाँ पर बताया जाता है। ये व्याख्या प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है। अगली प्रणाली है विश्लेषण प्रणाली। विश्लेषण प्रणाली गद्य शिक्षण की एक गंभीर, चिंतनशील और समझ आधारित विधि है, जिसके माध्यम से पाठ को खंडों में विभाजित कर क्रमिक रूप से विश्लेषित किया जाता है। इस विधि का प्रयोग मुख्यतः माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में किया जाता है, जहां विद्यार्थियों की बौद्धिक परिपक्वता उन्हें पाठ के गुण, भावों और विचारों को समझने में सक्षम बनाती है। इस प्रणाली में पाठ को केवल पढ़ाया और समझाया नहीं जाता, बल्कि वाक्य, विचार और भाषा शैली को अलग अलग स्तर पर तार्किक और वैचारिक दृष्टिकोण से विश्लेषित भी किया जाता है। अर्थात ये गंभीर और चिंतनशील समझ आधारित विधि है, जहाँ पर हम खंडों में विभाजित कर जो हमारा पाठ है उसको विभिन्न खंडों में विभाजित कर उसको विश्लेषित करते हैं। और ये माध्यमिक स्तर के साथ साथ उच्च स्तर के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो वाक्य है, विचार है, भाषा शैली है, उसके पीछे अलग अलग स्तर पर उसका क्या तर्क है और वैचारिक दृष्टिकोण के आधार पर हम उसको विश्लेषित करते हैं। इस प्रक्रिया में शिक्षक पाठ के प्रमुख भागों को पहचान कर विद्यार्थियों के साथ मिलकर उसका अंतर्वस्तु, उद्देश्य, संदर्भ और निहित भाव उजागर करता है। जो शिक्षक है वो पाठ के जितने भी प्रमुख भाग है, कोई भी पाठ है उसको 5-6 भागों में अगर विभाजित किया गया तो प्रत्येक भाग में जो छिपा हुआ उसका जो अंतर्वस्तु है,
उद्देश्य है, जो संदर्भ है, उसके जो भाव निहित है, उसको उजागर करता है और उसको विश्लेषित करता है, उसके प्रत्येक पक्ष को बहुत अच्छी तरह से विश्लेषित करता है। शिक्षक विद्यार्थियों से प्रश्न भी पूछता है और उनसे उत्तर भी निकलवाता, उत्तर भी प्राप्त करता है और उन्हें इस प्रक्रिया में सहभागिता के लिए मतलब प्रश्न करके उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करता है, अर्थात उनकी विद्यार्थियों की सहभागिता को बनाए रखने का वो प्रयास करता है। उनको प्रेरित करता है कि इस पूरे जो शिक्षण कार्य हो रहा है, पाठ को समझाने का कार्य हो रहा है, उसमें आपकी सहभागिता अनिवार्य है। तो उनको सहभागी होने के लिए प्रेरित भी करता है। इस प्रकार से शिक्षण केवल एक ओर का व्याख्यान नहीं रहता, बल्कि संवादात्मक और विश्लेषणात्मक चर्चा के रूप में बदल जाता है। संवादात्मक और विश्लेषणात्मक, संवाद स्थापित होता है और उस पर विश्लेषण भी किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी गद्य पाठ में सामाजिक व्यंग निहित है, तो शिक्षक उसका विश्लेषण कराते समय विद्यार्थियों को उस संदर्भ में सोचने और मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करता है कि अगर व्यंग के रूप में कोई बात कही जा रही है, समाज पर किसी प्रकार का व्यंग किया जा रहा है या समाज के किसी एक विशेष वर्ग पर व्यंग किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है? ऐसी कौन सी स्थिति है जिसके कारण से इस तरह के व्यंग करने की आवश्यकता महसूस हुई है और एक साहित्य के माध्यम से उस पर व्यंग टीका टिप्पणी की जा रही है, तो उस पर सोचें, उस संदर्भ में सोचें और उस पर मूल्यांकन करने की आवश्यकता। तो एक चिंतनशील प्रवृत्ति को भी इसके माध्यम से विश्लेषित विकसित किया जाता है विद्यार्थियों में। विश्लेषण प्रणाली का केंद्र बिंदु यह होता है कि विद्यार्थी पाठ को केवल रटते नहीं हैं, बल्कि उसे समझते हैं, उसकी प्रासंगिकता पर विचार करते हैं, अपने विचार देते हैं और जीवन से उसका संबंध जोड़ते हैं। यह विधि पाठ को एक बौद्धिक अनुभव भी बना देती है। जो पाठ पढ़ाया जा रहा है, उस पर एक बौद्धिकता के साथ चिंतन किया जाता है। एक बौद्धिक अनुभव, एक ऐसा अनुभव जो कि एक विद्वत्ता की ओर संकेत करता है, जिसमें विद्यार्थी न केवल लेखक के विचारों को समझता है, बल्कि स्वयं की उसकी स्वतंत्र सोच का भी विकास होता है। गद्य शिक्षण की प्रणालियां, विश्लेषण प्रणाली का जो उदाहरण है, कथा पाठ जो है वो पैसे की जूती, रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखी गई है। इस पाठ को विश्लेषण प्रणाली से पढ़ाने के लिए पाठ को 3-4 भागों में बांटा जाता है। जो पैसे की जूती है, वो पाठ है, उसको 3-4 भागों में बांटा जाएगा, जैसे परिचय, संवाद, चरम बिंदु, निष्कर्ष। और इन 3 या 4 भागों में बांट करके हर एक भाग के प्रत्येक वाक्य को बहुत अच्छी तरह से उसको विश्लेषित करना, उसके वाक्यों को, उसकी संरचना को संदर्भ के आधार पर, प्रसंग के आधार पर विश्लेषित करना। तो इस प्रकार से किसी भी पाठ को हम 4 या 5 3 भागों में विभाजित करके तब पढ़ाने का काम किया जाता है। इसके उपरांत शिक्षक द्वारा संवादों में छिपे जो आत्म सम्मान है और मूल्य बोध का विश्लेषण करता है। जैसे निम्न प्रकार के प्रश्न पूछकर उसको विश्लेषित करता है। क्या तुम ऐसे में पैसे लौटा देते? मतलब ऐसी कौन सी स्थिति रहती कि अगर तुमने मुझसे उधार लिया है तो वो पैसे मुझे लौटा देते? गुरु जी का व्यवहार न्याय संगत था या नहीं? उस विशिष्ट स्थिति में गुरु जी ने जो व्यवहार किया, उस स्थिति के संदर्भ में अगर देखें तो वो सही था या नहीं था, इस पर विचार करना है, इसको विश्लेषित करना है। गद्य शिक्षण प्रक्रिया के कुछ प्रमुख सोपान हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे, इन सोपानों की, जिसके आधार पर गद्य का जो शिक्षण है वो किया जाता है, जिसमें कि पहला सोपान है प्रस्तावना। जब हम गद्य शिक्षण की बात करते हैं तो पहला सोपान है प्रस्तावना, कि जिस पाठ को का शिक्षण किया जाना है, जिस पाठ को हमें विद्यार्थियों को परिचित कराना है, उससे पूर्व उन्होंने क्या सीखा, तो उसके लिए प्रस्तावना बनानी है। ठीक है, वो कुछ प्रश्नों से शुरू हो सकती है, एक छोटी सी कहानी से शुरू हो सकती है, या 2 मिनट के किसी संवादात्मक परिचय से भी शुरू हो सकती है, भूमिका निर्वाह से भी शुरू किया जा सकता है। फिर पूर्व ज्ञान परीक्षण, उससे ये कहीं ना कहीं उसी के पूर्व ज्ञान से परिचय का कह सकते हैं परिलक्षित करता है कि जो जिस पाठ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं उससे संबंधित उनको पूर्व ज्ञान क्या है, इसके लिए भी कुछ प्रश्न करे जाते हैं जो कि प्रस्तावना से ही संबंधित होते हैं। फिर उद्देश्यों का कथन,
जो विभिन्न प्रकार के उद्देश्य लेकर के पाठ को पढ़ाने का काम किया जा रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभ किया जा रहा है, तो वो उद्देश्य क्या है उनको भी यहाँ पर लिखित रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। फिर वाचन होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने अंग के अंतर्गत पढ़ा था पूर्व के व्याख्यान में कि आपका मौन वाचन, सस्वर वाचन, फिर आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन है। तो ये वाचन पहले शिक्षक करता है, फिर विद्यार्थी करता है। फिर आता है जो उस पाठ में विभिन्न प्रकार के कठिन शब्द दिए गए हैं, उन कठिन शब्दों का निवारण किस प्रकार से होता है, विभिन्न युक्तियों के माध्यम से उसका निवारण किया जाता है। पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, व्याख्या करना, संधि, समास या वाक्य प्रयोग, इन या कोई भी मूर्त वस्तु है उसके माध्यम से भी हम कठिन शब्दों का निवारण करते हैं। तो क्योंकि अगर कठिन शब्द उस पाठ के स्पष्ट नहीं होंगे तो विद्यार्थी उस गद्य पाठ को पढ़ने में असक्षम अनुभव करेगा और पठन करते समय, वाचन करते समय उसकी धारा प्रवाहिता जो है वो बाधित हो जाएगी। फिर व्याख्या करते हैं, जो गद्य है उसमें जो शब्द आए हैं, अभी हम लोगों ने व्याख्या उस प्रणाली का भी बात करी थी, जो शब्द हैं उसको किस प्रकार से हम व्याख्यात करें, वाक्यों को किस प्रकार से समझाने का काम करें, तो ये व्याख्या सोपान के अंतर्गत किया जाता है। फिर मूल्यांकन आता है, जो गद्य पाठ पढ़ाया गया है, जिसका अध्यापन किया गया है, वो बच्चों, क्योंकि एक विशिष्ट उद्देश्य लेकर के कक्षा में अध्यापन कार्य किया जा रहा है, तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मूल्यांकन कार्य किया जाता है कि वो उद्देश्य, जो विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करे गए थे उस विशिष्ट कक्षा में, उस विशिष्ट निश्चित समय के लिए, उस निश्चित समय में जो अध्यापन कार्य किया गया है, क्या विद्यार्थी उसको प्राप्त कर पाए हैं। उसको प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, जो कि उस विशिष्ट पाठ से संबंधित होते हैं, या कह सकते हैं कि उस जो अध्यापन कार्य हुआ है उस अनुच्छेद का उससे वो संबंधित होते हैं। तो विभिन्न वो प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो सकते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न हो सकते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से हम उस पठित पाठ का मूल्यांकन विद्यार्थियों के संदर्भ में कर सकते हैं। फिर उसके पश्चात गृह कार्य दिया जाता है, जो कि उसी से संबंधित पठित पाठ से ही संबंधित होता है कि वो समझ करके, लिख करके लाएंगे, या उसके संदर्भ में व्याकरण क्या छिपा हुआ उस पाठ में, उसको समझेंगे और उसके व्याकरणिक पक्षों पर अपने विचार दे पाएंगे। वो गृह कार्य में होता है। फिर पुनरावृत्ति की जाती है कि दूसरे दिन जब बच्चा आ रहा है तो उसने क्या समझा है, उस पर भी कार्य किया जाता है। इस प्रकार से ये गद्य शिक्षण प्रक्रिया के कुछ सोपान हैं जिस पर हम लोगों ने बात करी है। अर्थात निष्कर्ष में कह सकते हैं कि गद्य शिक्षण के अंग हैं वाचन, व्याख्या एवं विचार विश्लेषण। इन अंगों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने हेतु शिक्षक विभिन्न शिक्षण विधियों एवं प्रणालियों का प्रयोग करता है। अर्थबोध प्रणाली, व्याख्या प्रणाली और विश्लेषण प्रणाली, इन सभी की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और इन सभी विधियों को पाठ की प्रकृति और विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार चयनित किया जाता है, जिससे गद्य शिक्षण अधिक प्रभावशाली बन सके। गद्य शिक्षण की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए कुछ सोपान भी होते हैं। इन सोपानों के माध्यम से शिक्षक पाठ को क्रमबद्ध, स्पष्ट, सरस और विद्यार्थी केंद्रित बना सकता है। यदि गद्य शिक्षण योजनाबद्ध ढंग से किया जाए तो यह विद्यार्थियों की भाषिक, वैचारिक और नैतिक संवेदनाओं को गहराई से विकसित कर सकता है। अतः गद्य शिक्षण केवल एक शैक्षणिक अनुष्ठान न होकर एक समग्र बौद्धिक और व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया है, जिसकी प्रभावशीलता शिक्षक की दृष्टि, विधि, चयन और प्रस्तुतिकरण पर निर्भर करती है। इस प्रकार से इस व्याख्यान में हम लोगों ने गद्य शिक्षण के सोपानों और गद्य शिक्षण की प्रणालियों पर बात करी हुई है, जिसके माध्यम से हम कक्षा में रहते हुए गद्य शिक्षण का करते हैं, क्योंकि एक प्रमुख विधा है और इसके माध्यम से जो पूर्व में नियम चल रहे हैं, जो पूर्व में वाक्य चल रहे हैं, जो पूर्व में स्थापित है, उसको हमें व्यवस्थित करना है। तो किस प्रकार से विद्यार्थियों को हमें इस प्रक्रिया में या इस कार्य में हमें उनको प्रवीण करना है, इसके लिए गद्य शिक्षण आवश्यक हो जाता है और उसके लिए इन प्रमुख विधियों को समझना, प्रणालियों को समझना आवश्यक है। आशा है ये व्याख्यान आपके लिए लाभान्वित हुआ होगा। धन्यवाद।